नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में घोषणाएं होना, बजट पेश होना, फिर निराशा हाथ लगना, ये आम बात हो गई है। लेकिन चुनाव के इस मौसम में एक बार फिर लोग उम्मीद भरी निगाहों से केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी। नई घोषणाओं का ऐलान होगा। पिछले साल और उससे पहले भी वित्त मंत्री ने आम आदमी के जीवन को सरल बनाने और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई घोषणाएं की थी। इनमें हेल्थ, एजुकेशन से लेकर बिजनेस तक के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। लेकिन बीते साल की बहुत सारी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। कई सेक्टर्स का बजट एलोकेशन भी कम कर दिया गया है, जबकि पीएम मोदी हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी रिसर्च पर जोर देते रहे हैं। इसके बावजूद पिछले बजट में हेल्थ केयर रिसर्च के खर्च को करीब आधा कर दिया गया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को 2663 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये वित्त वर्ष 2020-21 के रिवाइज एस्टीमेट 4062 करोड़ से 34.4% कम है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की तुलना में भारत अपने जीडीपी का बहुत कम खर्च हेल्थ केयर सेक्टर में करता है, जिसमें भारत में अभी जीडीपी का 1.6 खर्च होता है। केंद्र के इस बजट का आम आदमी की जिंदगी पर सकारात्मक या नकारात्मक कितना असर पड़ेगा, ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी मौसम के चलते लोगों की सरकार से उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां। उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। कई खाद्य पदार्थों पे जैसे रेट बढ़ गए हैं, ऑयल जैसे ऑयल का हुआ गया, या पेट्रोल पे भी आप कह सकते हैं। जो पहले पॉसिबल था वो अब पॉसिबिलिटी नहीं रही कि सैलरीज अगर जो नौकरी कर रहे हैं वो घट गई है। कंपनीज ने जो है सैलरीज का भी रिड्यूस किया है। पेट्रोल पे भी उनका फर्क पड़ा है। घर का अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी इससे सबसे ज्यादा। पहले तो हमारी शुभकामनाएं फाइनेंस मिनिस्टर को, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को। खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है, उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें। और दूसरा एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे कि बच्चों को पढ़ाई को पैसे से ना तोला जाए। जिसके पास पैसा है वो 1 करोड़ खर्च करके नराई कोटे से या उस कोटे से, पेमेंट कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से अपने बच्चों का एडमिशन करा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए टेक्निकल एजुकेशन में। धन्यवाद। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। हमारा अपना ख्याल यही है कि आज सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो गरीब तबका है, मजदूर है, लेबर है, खुमचा वाला है, मिडिल क्लास में भी लोअर वाले लोग हैं। उनके लिए कोई उपाय करे, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ और शिक्षा, ये दोनों पर भी इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी टैक्स लेना देना तो सरकार की पॉलिसी है, उसमें मेरा ख्याल है कि हम लोगों की राय का कोई ज़्यादा इसमें ही नहीं, सरकार अपने तौर पे चलती है। भारत हिंदुस्तान गुजर रहा है, इस दौर में जितनी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के नुक्ते नज़र से वैसे आदमी जो मिडिल क्लास के नौकरी किए, रिटायर किए, या फिर उससे नीचे का तबका जो
टैक्स देता है सरकार को, टैक्स लेना और देना उससे कोई बहस नहीं है, किसी न किसी हाल में टैक्स तो देना ही है। लेकिन हम लोग उम्मीद रखते हैं कि टैक्स में और रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो भी पिछले साल बजट का जो वर्तमान स्थिति है उसके देखते हुए मान लिया कि 5 लाख रिलैक्सेशन है कि इससे ज़्यादा रहेगा तब इतना % टैक्स लगेगा, उसको थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। और पेंशनधारी पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब तक नौकरी किया 35 साल तो टैक्स लगा ही, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनधारियों का टैक्स उस लेवल का नहीं होना चाहिए जिस लेवल का जनरल सब लगता है। तो हम लोग कमी रखते हैं कि हम लोग को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा इस बार भी, लेकिन होनी चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है तो उस तरह से सरकार इस टैक्स पर भी उसी ढंग का कुछ एक करिश्माई जादू वाला टैक्स दिखाए कि कुछ आम आदमी को राहत मिले। इनकम टैक्स विभाग से हम लोग को बहुत सुविधा मिला है, हम लोग को जाना ही नहीं पड़ता है। पहले होता था कि आपको हमेशा चक्कर लगाइए वो कीजिए, विभाग ने हमें बहुत सुविधा दी इसमें कहीं जो आ रहा है सरकार से क्या देखिए अगर हमारी कमाई हो तो टैक्स देने में कहीं कोई हर्ज नहीं, और टैक्स आदमी को ज़्यादा देना भी चाहिए। अपना रात का नींद भी आपका मतलब आराम से आता है। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स दें, उससे होता है कि सहूलियत भी बहुत मिल रही है। लेकिन बिजनेसमैन आज के दिन में बड़ी बुरी स्थिति में बीत रहा है। जैसे अब हम ही लोग जैसा आदमी है ऑनलाइन से इतना डिस्टर्ब्ड है कि अंतहा नहीं है। एक तो 2 साल से ही कोरोना का मार पड़ गया और ऑनलाइन तो हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। हमारा सेल बढ़ नहीं पा रहा है। आज पिछले 3 साल से समझ लीजिए कि हमेशा थोड़ा बहुत घट ही जाता है। तो क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग आप करते हैं? इस सरकार से क्या, ऑनलाइन पे सरकार का कुछ बस नहीं चलेगा, तो इसलिए हमको तो अब ऐसे ही झेलना है, जीना है। केंद्र सरकार जो भी बजट पेश करेगी फॉर द सेक ऑफ कंट्री करेगी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री करेगी, एंड दैट विल बी सुपर्ब एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी वाइजली। आपके मन में कुछ बात, मन में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा दे और घटा दे उससे डिफरेंस नहीं पड़ता है सर। डेली वेजेज में साबुन सोडा का बहुत खर्च है, तो उसमें आप छोटी बातों में नहीं जाएं। द बजट विल बी सुपर्ब एंड द गवर्नमेंट इन द सेंटर इज डूइंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। दे हैव स्पेंट मोर देन 4 अरब्स ऑन दिस टीकाकरण। फ्रॉम वेयर मनी विल कम? नेचुरली द रिसोर्सेज आर लिमिटेड and the expense is unlimited। क्या सरकार से उम्मीद है कि डेवलपमेंट वर्क रुके नहीं। पहले कांग्रेस रिजिम में या जो भी कहिए 70 वर्षों में हमारा कनेक्टिविटी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में था। नॉर्थ बिहार और इधर सेंट्रल बिहार जो कहिए मात्र 2 गंगा ब्रिज था मेरे ख्याल से, है ना। इधर आप देखिए कितना ब्रिज बन गया है, कनेक्टिविटी कितना हो गया है। तो ये सब पर भी तो खर्चा होता है ना सारे। उसके अलावा पूरे देश की बात है, नॉर्थ ईस्ट एकदम नेग्लेक्टेड था, आज नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम हो रहा है। ये सरकार का बहुत, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना जल्दी टीकाकरण का जो है, जो कि जिसमें 2500 साल लग जाता। बजट की इन उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। जयेश गुरनानी कांग्रेस से, वीरपाल सिंह बीजेपी से, पल्लव पाल आर्थिक मामलों की जानकार, राजेश्वरी पैनुली अर्थशास्त्री। आप चारों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले राजेश्वर जी आपके पास आएंगे, 2 लाइनों के साथ बात शुरू करेंगे कि ये हमारे देश के विकास की उछाल है, फाइलों में बंद आंकड़ों के इंद्रजाल है। ये आंकड़ों के इंद्रजाल आम जनता को लुभाते हैं लेकिन उनके समझ नहीं आते और उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता है, फिर कैसे समझें? चंद्रशेखर जी देखिए, बिना आंकड़े के बजट बन नहीं सकता। बेसिक तो हमें आंकड़ा तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन आंकड़ों के इंद्रजाल नहीं समझ में आते ना सर। अब हमें आंकड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, आंकड़े समझने के लिए हाँ ठीक है। अब कॉमन आदमी की हम बात करें तो कॉमन आदमी को तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसका रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसकी पर इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसका टैक्स स्लैब कम हुआ नहीं हुआ, उसको डे टू डे अफेयर्स मीट आउट करने के लिए पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, उसको मकान खरीदने के लिए सफिशिएंट उसके पास
रेवेन्यू आ रही है कि नहीं, मतलब उसका बचत इतनी हो रही है कि मकान खरीद सके, अपने शादी ब्याह खर्चों पे कर सके। तो ये जो चीजें हैं दोनों में बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना। तो अधिकतर सरकारें, या कोई भी वर्तमान सरकार हो, जो प्रीवियस सरकार हो, वो आंकड़ों का जाल बिछाती है कि जो प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग बार बार कहते हैं या हम बार बार मांग करते हैं सरकार से कि आप जो है इतनी सुविधा और दे दीजिए। सुविधा तो वहीं से मिलेगी नहीं जहाँ से टैक्स आएगा। तो टैक्स या दूसरे या टैक्स आएगा या फिर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे या कोई गवर्नमेंट के जो लोन स्कीमें आती है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड आते हैं या इंश्योरेंस स्कीमें आएंगी, कहीं ना कहीं से वो फंड आना चाहिए ना। तो फंड का कंपेरिजन है वो इतना मुकाबले से जितनी आम जनता की एक्सपेक्टेशन होती है वो बैलेंस नॉर्मली नहीं हो पाती। और आज इसीलिए वो एक आंकड़ों का इंद्रजाल बिछाया जाता है, कॉमन आदमी को देखने में लगे। कल भी आप देखेंगे इंद्रजाल आएगा पूरा, जब आप पढ़ा जाता है बड़ा सुंदर लगता है पढ़ते हुए कि ये टैक्स का एग्जेम्पशन मिल गई, ये प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। जब आप जमीन पे आते हैं तो आपको लगता है कि आपसे काफी चीजें जो है वास्तविक रूप से नहीं आई। और ये आगे भी चलता रहेगा और आज भी है और आगे भी ऐसा मिलता है। दुनिया के अधिकतर कंट्रीज में कहीं ना कहीं ये जो माया जाल या इंद्रजाल होता है, क्योंकि दोनों चीजों का बैलेंस हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्री में पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो हम बात कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और आजकल जो ढंग से पॉलिटिकल पार्टियां फ्री बीज बांट रही हैं वो सब भी तो इन्हीं से जाता है ना, इन्हीं टैक्सेस में से जाता है। तो वो प्रैक्टिकल कई चीजों का हो नहीं पाएगा। आप कहें कि आंकड़ों की दुनिया तो हमें रखनी पड़ेगी कि इन्हीं से डाटा आते हैं। कॉमन आदमी को फैसिलिटी तभी समझ में आती है जब उसके पास चीजें पहुंचना शुरू होती है। और कॉमन आदमी को सबसे जो टैक्स पेयर है, जो डायरेक्ट टैक्स पेयर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जिनको हम कहते हैं इनकम टैक्स पेयर है, उनको तब समझ में आती है कि उनकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है या उनको इस जगह पे कुछ खरीदारी करने पे छूट मिल गई है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सॉरी चाहे वो मेडिकल बेनिफिट हो, चाहे मकान खरीदने के ब्याज के ऊपर छूट हो, चाहे और दूसरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर छूट हो, तब उनको दिखलाई देता है कि हमें ये छूट मिली है। बिल्कुल। हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि जैसे जीएसटी उसके बाद के देश में जीएसटी उसके काउंसिल रिव्यू करती है, वो उसके हिसाब से चलता है। तो वो एक जो बड़ा बजट में पहले पार्ट होता था एक्साइज ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो खत्म हो गया। वो भी बजट में कहीं दिखलाई नहीं देता। तो दो आंकड़े एक अलग ही जगह पे काम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे पैसे आने या पैसे जानने का जो सिस्टम, आपने भी खुद भी बोला कि हेल्थ पे बहुत कम खर्च होता है, सही बात है। और हमें भी लगता है कि हेल्थ पे बहुत कम खर्च होता है, एजुकेशन पे बहुत कम खर्च होता है, बेसिक नीड्स है। तो कम खर्च होने का जो इफेक्ट है आम जनता को प्रैक्टिकली दिखलाई देता है, महसूस होता है। आज कोविड के जमाने में जब आपका कोई भी कोविड में एडमिट हो जाता है या कुछ जगह छोड़ दे तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च होना बड़ी मामूली सी बात है। और अगर टैक्स एग्जेम्पशन की बात करें तो मुश्किल से 15-20 हजार का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो बाकी के पैसे तो उसके अपने टैक्स पेड में चले गए ना। उन चीजों का जब उसको पेमेंट करता है तो दोनों दर्द महसूस होते हैं। एक तो कैश उसका उसके पास आज की डेट में होता नहीं, और दूसरा जो है उससे कोई छूट नहीं मिलती। तो उसका सरकार से बिल्कुल सरकार को बिल्कुल मतलब एक वो रहता है लहजा कि आपने हमारे साथ गलत किया। मैं आता हूं आपके पास। पल्लव पाल जी, सरकार के पास इकोनॉमिक सर्वे की तकरीर है लेकिन गरीब के माथे पर चिंता की लकीर है। दोनों में बड़ा फासला है, दूर नहीं हो पा रहा है। 2003 से एक टैक्सेशन बेस्ड इकोनॉमी जी में इन्फ्लेशन तो है, ग्रोथ रेट भी है, मगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। क्या आज तो नहीं हो रहा, ये पिछले 19-20 साल से कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने यहाँ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। इसके 3 कारण है। पहला कि हम बेसिकली जो ग्रोथ रेट अचीव कर रहे हैं बेसिकली सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है इतना, और उसके कारण हम अपना टैक्सेशन नेट जो है चाहिए हमारे देश को, वो टैक्सेशन से आएगा। टैक्सेशन का पैसा कैसे आएगा? जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो अपने आप। तो हमने एक बहुत पुराना तरीका है कि हमें एक जनरल मास नेट टैक्सेशन के लिए बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोग जो अभी टैक्सेशन नेट में नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा, ताकि हम लोग ये टैक्सेशन बेस्ड इकोनॉमी जो हम मिलते हैं ये ना रहे। दूसरा, हमें पिछले 8 से 10 साल से हम लोग अपना एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं। परसेंटेज ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है
अगर हम परसेंटेज रेंज में देखें तो हम 5 से 7% की ग्रोथ मानते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगी। पहली बार गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इस बारी 40 से 50% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करेंगे। अगर ये होता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, ये रिवाज बन गया है कि विपक्ष हमेशा बजट को बेकार बताता है, तो कल इस रिवाज को निभाएंगे या बजट को समझेंगे कि क्या हुआ है? नमस्कार करता हूं सबसे पहले। और जो आपने बात कही कि विपक्ष जो है वो हमेशा बजट को पर टिप्पणियां करता है और उसका विरोध करता है, तो ऐसी बात नहीं है। जो निर्णय सही लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो विपक्ष जो है एक उसमें अच्छी भूमिका निभाते हुए उसकी प्रशंसा भी करता है। परंतु अगर मैं पुराने बजट को देखता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया है, तो मुझे दुष्यंत कुमार जी द्वारा कहा गया वह शेर याद आता है कि कहां तो चिराग मयस्सर था हर एक घर के लिए, कहां तो चिराग मयस्सर था हर एक घर के लिए, और कहां चिराग मयस्सर नहीं आज पूरे शहर के लिए। तो इस प्रकार की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर स्पष्ट तौर से दिखता है, तो इस प्रकार की जो बजट लेकर के आते हैं, मुझे हमेशा यही लगता है कि ये जो बजट है ये हम दो की सरकार हमारे दो के लिए हमेशा लेकर के आती है। क्योंकि यदि हम देखेंगे 2020 में और वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो अडानी की इनकम थी वह थी, जो संपत्ति थी वह थी $8.9 बिलियन, और वह 8 गुना बढ़ जाती है वित्तीय वर्ष 2021-22 में, और अब अडानी की जो संपत्ति है वह है $8.2 बिलियन। और जो अंबानी ग्रुप है उनकी जो संपत्ति है वह वित्तीय वर्ष 2020-21 में रहती है $36.8 बिलियन, और वो 2 गुनी हो जाती है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। और अब अंबानी ग्रुप की जो संपत्ति है वह है $85.5 बिलियन। तो जो एक संपत्ति का जो विभाजन की जो असमानता है वह स्पष्ट तौर से दिखती है कि अमीर जो है वह अमीर बनते जा रहा है और गरीब जो है वह गरीब ही बनते जा रहा है। और कल जो बजट पेश होने वाला है, मैं तो यह सोच रहा हूं कि आखिर यह सरकार जो है किसानों को क्या देगी, क्योंकि वर्तमान में यदि देखा जाए तो किसानों के जितने भी उपकरण हैं, चाहे वह ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, कल्टीवेटर हो, या फिर बीज हो, या फिर बोने की मशीन हो, सभी पर भरपल्ले सरकार जो है जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर उनसे कर वसूल रही है। तो आखिर किसानों को क्या छूट मिलती है, यह देखने लायक रहेगा। दूसरी बात यह देखने लायक रहेगी कि खाद के रेट हैं वह निरंतर रूप से बढ़ाए जा रहे हैं, और किसान जो है वह काफी उससे हताश है, निराश है। तो क्या खाद के जो रेट हैं, जो दाम है खाद के, वह कम किए जाते हैं, किसानों को कोई सौगात मिलती है नहीं मिलती है, यह देखने अभी रोचक रहेगा। कि एमएसपी की लड़ाई जो निरंतर रूप से किसान लड़ रहा है, निरंतर रूप से आंदोलन कर रहा है, धरने प्रदर्शन जो सब चल रहे हैं, तो क्या एमएसपी की सौगात आखिरकार सरकार किसान को देगी, या फिर आज भी किसान को खाली हाथ जो है वह वापस लौटना पड़ेगा, यह भी देखने वाली स्थिति रहेगी। क्योंकि 3 काले कृषि कानून वापस लेकर के सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि वह बैकफुट पर है। यह भी देखने लायक रहेगा कि आखिर युवाओं को क्या मिलता है, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा युवा वर्तमान में बेरोजगार हैं। तो आखिर इन बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार क्या करने वाली है, कितनी नौकरियां जो हैं वह इस बजट के माध्यम से युवाओं को मिलेगी, यह देखने लायक रहेगा। दूसरी बात यह देखने लायक रहेगी कि अगर युवाओं को नौकरी नहीं दे पाती है सरकार, तो फिर क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी, क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान आता है? नौकरियों की घोषणा थोड़ी होगी जयेश जी, इसमें तो रोजगार सृजन करने की बात की जाएगी, रोजगार कितना सृजित होता है। मैं आऊंगा आपके पास। वीरपाल जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि रोजगार किस प्रकार से बजट के माध्यम से बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है वीरपाल जी, जो रोजगार है, सरकार आखिरकार नौकरियां क्यों नहीं निकाल रही है? जो ठीक है, फरवरी 2019 में एग्जाम हुई थी रेलवे की, आखिर उसकी आज तक भर्तियां एक भी युवा को नहीं मिली है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि सरकार के पास फंड्स की कमी है। ठीक है,
वीरपाल जी, 5 राज्यों में चुनाव है और बजट है। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं अंदर बाहर, ये कैसे हल होंगी सब चीजें? उम्मीदें बहुत हैं आपसे। उम्मीदें बहुत हैं, सभी की उम्मीदें पूरी की जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, सरकार कोई भी हो, और बीजेपी तो स्पेशली जो है वो अपने बजट की बात ले लो, कृषि के जैसे कृषि कानून के बिल के बारे में कह रहे हैं। भाई मैं फिर ये कहना चाहूंगा, इन लोगों को एक शब्द जानते हैं बस, कि 3 कृषि काले कानून, लेकिन आप 3 कृषि कानून का काले होने का एक पॉइंट बता दो। देखिए आप बता दो सर, हम तो बजट की बात कर रहे हैं सर। देखिए वो तो खत्म हो चुका है सर। नहीं, जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ इसमें ही। अच्छा, दूसरे देखो, केंद्र सरकार कानून काले नहीं थे तो आखिर आपको वापस क्यों लेने पड़े, यह भी तो बताइए। अरे वापिस लिए तो आपको जानते हैं, किसान देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, भाई आप कुछ एक बहुत ही चंद लोगों को बताइए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। चर्चा जयेश जी, वीरपाल जी बजट पर कर रहे हैं, तो आप बताइए सरकार ने आखिर वापस क्यों लिया? देखो उनकी बात का जवाब। वीरपाल जी, जयेश जी, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, आप कहाँ दिशा भ्रमित हो जाते हैं? चलिए ठीक है, उनने जो कहा उसको सुन लीजिए, लेकिन बजट पर ही हम चर्चा करें जी। हाँ ठीक है। देखो, इस बजट को लेकर जनता की बहुत सारी उम्मीद है, और एक एजेंसी लोकल सर्कल्स द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें देश के करीब 344 जिलों से और करीब 28,000 लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में 66% पुरुष और 34% महिलाएं थी। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई क्या होना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो, आपको मालूम है पिछले 2 सालों में, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, उसके कारण अर्थव्यवस्था कहां गई हमारी, ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। ठीक है। लेकिन सरकार का सबसे अधिक फोकस इस अर्थव्यवस्था को गति पे लाना है, देश में रोजगार का विकास करना है और डेवलपमेंट करना है, किसानों को खेती जो जिसका सबसे अधिक जोर सरकार दे रही है, देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 56% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए कृषि व्यवसाय को सबसे अधिक नंबर 1 पर रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे लोगों के अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार टैक्स में भी एक मिडिल क्लास के लोगों को भी कुछ ना कुछ छूट देगी, जिससे कि भाई उनको भी थोड़ी आमदनी बढ़े। कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि डेवलपमेंट करेंगे तो उसका रोजगार सृजन होंगे, जनता को रोजगार मिलेगा। टेलीकॉम सेंटर है, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इन सब विषयों पर सरकार का फोकस है, और सरकार सभी फील्ड को टच करेगी और सभी फीस को बूस्ट मतलब विकास, सभी फील्ड को विकास करने की सोचेगी कि भाई हमारे देश के जनता को स्वास्थ्य के प्रति चिंता होनी चाहिए, जिससे कि हम उनको फैसिलिटी दे सकें। मतलब सरकार की चिंता है कि भाई हम, ये जो आपने संभावना प्रकट की है, ये बिल्कुल आपकी संभावना से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सब बजाय संभावना के दृढ़ता की जरूरत है आपकी, क्योंकि आप सरकार में है, इसलिए दृढ़ता से बात कहना आवश्यक है बजाय संभावना के। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो है ही, दृढ़ता तो है ही। मैं जैसे मैं पहले ही कह चुका, सरकार हर साल अपना एक ऐसा बजट लेके आती है जिससे कि देश के ओवरऑल विकास हो। हाँ, जिन सेक्टर में अधिक आवश्यकता है उन्हीं पे, आप जानते हैं, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और उन्हीं में अपनी पैसा खर्च ज्यादा करता है। तो इसलिए सरकार एक बैलेंस बजट लेके चलती है, ताकि हमारे देश के सभी सेक्टर को विकास हो और हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े, और उसमें मतलब देश का, हमारे देश की तरक्की हो। ठीक है, मैं आता हूँ। पल्लव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जयेश जी ने कहा कि किसी एक समूह की कमाई इतनी बढ़ी, वो मार्केट वैल्यूएशन है। मार्केट वैल्यूएशन मार्केट डिसाइड करता है, आप और मैं डिसाइड नहीं करता है। तो उसके ऊपर कोई किसी भी समूह के ऊपर पर्सनल कमेंट करना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि वो मार्केट वैल्यूएशन, जो मार्केट में जो साल आया है 2019
पहली बार जब कोरोना आया था उस टाइम की वैल्यूएशन से अगर अभी आज की डेट में मार्केट को की तुलना की जाएगी तो वो तुलनाएं गलत थी। दूसरी बात, मेरे हिसाब से सरकार को अगर जेन्युइनली डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एयर इंडिया का विनिवेश हुआ है और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनका विनिवेश होना चाहिए। गवर्नमेंट 2002 के बाद देखा कि आपको एक अचंभित करने वाला स्टार्ट बताऊं, 2002 के बाद आज तक किसी भी सरकार ने अपना विनिवेश का टारगेट पूरा नहीं किया है। जी, हमारा विनिवेश का टारगेट पिछली बार 1,80,000 करोड़ था, जिसमें से मात्र और मात्र 90,000 करोड़ कंप्लीट हुआ है इस साल। अगर सरकार अपना LIC का IPO भी ले आती है और तो पूरे 90,000 करोड़ का रेज करने की बात भी करते हैं, जो कि करीबन LIC का 30% शेयर होगा मेरे हिसाब से। तो क्या ये हम मान लें कि ये विनिवेश पूरा है? नहीं है। जब तक हम उन इकाइयों को जो कि सरकार के माथे पे चिपकी हुई है, भुगतान दे रही है पिछले 30-35 सालों से, तब हम उनका विनिवेश नहीं करते हैं और हम अपने टारगेट विनिवेश के पूरे नहीं करते हैं, हम ग्रोथ रजिस्ट्री को परमानेंट नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं जनरेट होंगी। ठीक है। और जी ने एक चीज कही कि आज अंबानी की समूह में का इतना वैल्यूएशन हो गया, नेटफ्लिक्स तभी पैसा लगाएगा जब उसके पास पैसा होगा, जब उसकी वैल्यूएशन होगी तो ही नई इंडस्ट्री लग पाएगी। पुराने पैसे पे कोई भी नई पुरानी इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री नहीं लगती है। हम लोग आज भी उसी भूल चूक में जी रहे हैं जहाँ कि भैया पैसा लगाए जाओ, जब फायदा होगा तब देखी जाएगी। समाज बदल चुका है, निवेश का तरीका बदल चुका है। एक उद्योगपति तभी पैसा लगाएगा जब उसको ये मालूम हो कि उसको मुनाफा होगा। आज किसी शहर में पैसा लगा देंगे जो कि गिरने वाला होगा, नहीं होगा, नहीं लगाएंगे, उनको मालूम है कि उनको नुकसान होगा। कोई भी उद्योगपति, कोई भी इंडस्ट्रिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन तभी पैसा लगाएगा जब उसको ये उम्मीद होगी कि उसको इस बिजनेस में पैसा लगाने से फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। राजेश्वर जी, देखिए पूरी दुनिया में युवाओं को लेके हम प्रथम नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। तो ऐसे में उनको ये भरोसा दिलाना कि आपकी प्रगति के लिए एक बड़ी वृहद और व्यापक योजना का निर्माण किया जा रहा है या दृढ़ता से किया जा रहा है, संभावनाओं से नहीं दृढ़ता से, ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है और बजट इसका सबसे बड़ा माध्यम है। ये आपकी बात चल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दृढ़ता से मतलब कि परसेप्शन बने जनता की लगे कि वास्तव में सरकार जो है कुछ ऐसा काम करने जा रही है जिससे कि उनकी बेरोजगारी की समस्या कम होगी और उनको कुछ रोजगार मिलेगा, जिससे कि उनके अपने जो है डे टू डे या घर के खर्चे या आगे की जिंदगी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उस दिशा में जैसे मेक इन इंडिया ऐसे कई प्रोग्राम सरकार लाई, लेकिन कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि लास्ट 2 साल से तो अब हम कोरोना कोविड के चक्कर में रहे, तो ये 2 साल से 2.5 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो ये सरकारें ला रही हैं, कहीं न कहीं सरकार जो है वर्तमान में कोशिश कर रही है। ये जैसे अब माना जाता है कि इस साल जो है करंट ईयर में जो है करंट ईयर हुआ इकोनॉमिक सर्वे जो कहता है कि अब हमारे पास हमने पेटेंट रजिस्ट्रेशन में अच्छी खासी वो वृद्धि की है, लगभग शायद 57-58 हजार के करीब हमने पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराया। और दो अगर हम वर्ल्ड वाइड कहें तो दुनिया में तो रूस चाइना उन्हें तो 5-5 लाख 6 लाख का करते हैं, जापान 2 लाख के आसपास का पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं एक साल में, उस मुकाबले हमारा कम है। लेकिन हम फिर भी एक तरीके से हम फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म कर करके जो अपने इन्वेंशन करने जा रहे हैं, इस ढंग की जब तक योजना हमारे पास धरातल पे नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। दूसरी बात तो हमें प्रैक्टिकल बात समझनी पड़ेगी, हम धीरे धीरे हम क्या वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे हम मैकेनिकल सिस्टम पे चलते जा रहे हैं। जैसे अभी आपस में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि ट्रैक्टर का काम कम हो गया, लेकिन हम उससे पहले जब ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं करते थे, जब फिजिकल लेबर करते थे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, उसके बाद ट्रैक्टर आया तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। हम ही नहीं करेंगे आपको मैकेनिकल या उस पर नहीं जाना चाहिए या आपको आगे ग्रोथ नहीं करनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट के दूसरे एरिया जो जनरेशन करना चाहिए, वो मुझे लग रहा है कि शायद मैचिंग लगातार नहीं पा रहा। और ये कोई एक सरकार की बात नहीं, हम लोग लगभग 20 साल से देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि मैचिंग नहीं आ रही है। तो मैकेनिकल सिस्टम में बढ़ते जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात जितनी बातें भी कह रहे हैं हम, एम्प्लॉयमेंट की जो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या सरकारी नौकरियां, देखिए हम लोग मिक्सअप कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट उसी को मानते हैं, बेरोजगार उसी को मानने लग जाते हैं जिसने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्टर में अपना नाम लिखा लिया, या दूसरे CMI के डाटा आते हैं कि ये लोग बेरोजगार हैं। वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे, और उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई, और सरकार की वो योजनाएं इफेक्टिवली धरातल पे कितनी उतरी है। जो मेरा मानना ये है कि लगातार जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या दूसरे टाइप की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो स्कीमें हैं, वो कहीं ना कहीं से धरातल पे प्रैक्टिकली, या ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म, ठीक है, कुछ सालों में जैसे अभी आपके किसी उसका भी सुन रहा था कि जैसे इनकम टैक्स में कहा गया कि इनकम टैक्स में बड़ी सहूलियत होगी, तो हमें इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ता, सहूलियत होगी। लेकिन सहूलियत के साथ साथ क्या हुआ, कई लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी चली गई, क्योंकि अब जो वो एम्प्लॉयमेंट चली गई उसका आपने अदर जनरेशन करना, कहीं ना कहीं उनको उन आदमियों को या उन वर्क फोर्स को आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयमेंट को जो जनरेशन है उसमें लगातार गैप चल रहा है, और इसी के कारण से बेरोजगारी ऑन पेपर जो हमें दिखती है वो काफी अधिक दिख रही है। और पैंडेमिक के कारण तो है ये बेरोजगारी। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि हम जो अभी सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, कि हम जो कोविड से पहले की जो था हम उस लेवल के एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हैं, या उस लेवल का हम एम्प्लॉयमेंट देने लगे। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बहुत सहमत हो पा रहा हूँ। वो जो डाटा दिए जा रहे हैं वो वास्तव में है क्या? मतलब मैं पहले मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए पाता था, अब मैं एम्प्लॉयड तो हो गया हूँ, लेकिन मेरी सैलरी हो गई 35,000। तो मेरे जो अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन आप मेरी सैलरी काउंट करेंगे तो मेरी कम हो गई है। अब कम होने के रीजन है कि दोनों चीजें हैं। जैसे जो अभी भी सारे डाटा ये आ रहे हैं कि हम जो है जो भी इंडस्ट्रियल आउटपुट या इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं उसका 70% ही हम उस लेवल पे पहुंच पाए, 30% अभी भी आउट है, उसका कहीं ना कहीं आ रहा है। सर्विस सेक्टर भी ऐसे ही है, सर्विस सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो सर्विस सेक्टर अल्टीमेटली क्या डिपेंड करता है कि आपका कॉमर्शियल सेक्टर कितना काम कर रहा है। कॉमर्शियल सेक्टर में क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे आपके दूसरे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, माइनिंग हो, किसी भी टाइप का एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर हो, कोई भी सेक्टर जब काम करता है तभी आपका सर्विस सेक्टर भी ग्रो करता है। तो सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ काफी कम हो गई है। ग्रोथ क्या कम हो गई, इनफैक्ट वो काफी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग जो एक्चुअल अर्निंग हो रही काफी कम हो रही है, और उनका पैंडेमिक माना जाता है। जो जनता में विश्वास चली आएगा जब ये सब चीजें प्रैक्टिकली सरकार एक परसेप्शन बना लेगी कि हम जो कह रहे हैं वो जमीन पे हो भी रहा है, और कहने और करने में गैप चाहे वो 10-12% का ही रहे, लेकिन उससे ज्यादा गैप जब हो जाता है, जब हम कहते हैं कि 100 रुपए का हम काम करा रहे हैं और एक्चुअल जहाँ में 50 रुपए का काम होता है, उस गैप का खामियाजा जो भी सरकार होगी वो भुगतती है। ये माना जाता है कि सरकार उतनी अच्छी तरीके से डिलीवरी नहीं दे पा रही है, और हमें एडवांटेज है कि हमारे पास यूथ अच्छे हैं, हमारे पास लेबर अच्छी है, हमारे पास एजुकेटेड लड़के अच्छे हैं, हमारे पास लॉजिकल बेस्ड होता है, जो नॉर्मल माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट होता है, बहुत अच्छा है। तो वर्ल्ड वाइड हमारे अधिकतर लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, चाहे अमेरिका मान लीजिए, या जापान मान लीजिए, या कनाडा मान लीजिए, आप किसी भी जगह जाएंगे हमारे यहाँ जो लोग एम्प्लॉय करते हैं उनका लॉजिकल सेंस भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छी है, और समझने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। फिजिकल भी जो है वो कहीं ना कहीं से मैच करते, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कई लोगों के साथ मैच नहीं करते, लेकिन जो फिजिकल के अलावा अगर जो मेंटल आप स्ट्रेंथ की बात करें तो काफी अच्छी है। तो हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। इन सब संभावनाओं को कन्वर्ट कैसे करा जाए, वो एक अभी हमेशा आज की डेट में जो क्वेश्चन मार्क है, इनफैक्ट तो पिछले 25-30 साल या 40 साल से वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा कि उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, और एक जो जनरल जनता में परसेप्शन बन गया है कि हमारा जो है कहना कुछ होता है और प्रैक्टिकली डिलीवर कुछ होता है। उस बारे में अगर कांग्रेस की अपनी सरकार का याद हो तो राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कि हम डिलीवरी बहुत स्लो कर पाते हैं। मुझे लगता है वो डिलीवरी सिस्टम काफी इंप्रूव हो गया है। मुझे मैकेनिकल सिस्टम आ गया, कंप्राइज सिस्टम आ गया, डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम आ गया, तो उससे काफी सिस्टम तो इंप्रूव हो गया। लेकिन वो एक भ्रष्टाचार का लेवल भ्रष्टाचार का लेवल कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो गई या इससे
लोगों को रोजगार के साधन बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा जनरेट हो गई, ऐसा एटलीस्ट मुझे नहीं दिखाई देता, और शायद मुझे लगता है अधिकतर एक्सपर्ट को नहीं दिखाई देता। वो परसेप्शन अभी हम बहुत लेवल, कुछ लेवल तक तो ठीक है, तो हर बात बदलता है, ऐसा नहीं, हर सरकारों के साथ परसेप्शन लेवल बदलता है और धीरे धीरे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कुछ न कुछ नई चीजें आती होंगी। हो सकता है आज से 50-60 साल पहले जिन घरों में गेहूं नहीं होता था, उन घरों में हम आज आराम से गेहूं खाते हैं, और जहाँ पर गाँव तक जो सामान नहीं पहुँचता था, आज ये सामान पहुँचता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है, जो यूथ एक्सपेक्ट करते हैं या जो हमारे जो समाज एक्सपेक्ट करता है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेवलपमेंट काफी कम है। क्या वो एजुकेशन की बात करें, जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हम उस लेवल की नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो हमें हेल्थ में सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए हम उस ढंग के हेल्थ में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करें। हमें जो अपने युवाओं को काम देना चाहे, ट्रेंड काम, मतलब एक्सल ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड काम हो जिससे उनको उनकी अर्निंग बढ़े या अर्निंग एटलीस्ट स्टेबलाइज हो, वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। ठीक है पल्लव जी, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, एक सीधी सी बात ये समझ में आती है कि संभावनाओं को दृढ़ता में बदलना है, और उसको दृढ़ता में बदलने का जो प्रतिशत है वो उतना व्यापक नहीं है। और इसका दूसरा रूप ये है कि 20 साल से अटल बिहारी वाजपेयी का जब कार्यकाल था, वहाँ से एक बात चली आ रही थी कि पीएसयू को बेचना है। हमने ये नहीं सोचा कि कैसे इलाज कर सकते हैं, पीएसयू बोझ रहे, और अंततः फिर हम उनको बेचने पे आ गए। तो यहाँ इलाज नहीं हुआ और जो संभावनाएं थी वो कमजोर हुई, वो दृढ़ता में तब्दील नहीं हो पाई। यहाँ पे मैं 3 कारण बताऊं। पहला कारण, सरकार जैसा आपने कहा कि दृढ़ निश्चय नहीं ले पा रही है प्राइवेटाइजेशन को लेके। जैसे कि इंडियन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के केस में हुआ जी, आपको वो दृढ़ निश्चय लेने पड़ेंगे जिन बिजनेसेस में गवर्नमेंट को होने का कोई होने का मतलब नहीं है। दूसरा एक चीज और है, यहाँ गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा ऐसे भी रेज कर सकती है जहां पे उनको स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्ड करना है, जो कि 51% है। जैसे कि आपने स्टेट बैंक ग्रुप का हिस्सा, ठीक है, आज की रेट में गवर्नमेंट का स्टेक 63% के आसपास है। ठीक है, आप 12% बेच दीजिए ना, आप 51% के तो आज भी मालिक हो गए। यानी कंपनी तो सरकारी रहेगी, मगर आपके पास उतना ही स्टेक है जितना जरूरी है। ठीक है, आपके पास स्पेशल पर्पस आपके पास ऐसे बहुत सारे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स पड़े हुए हैं जिनको आप बेच कर बहुत पैसा रेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल उसमें है सूटी। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, तो कि जो अभी तक सारी बातचीत हुई है उसमें हम लोगों ने एक चीज को इग्नोर किया। जैसे अभी राजेश्वर जी कह रहे थे कि किसानों के लिए आप और स्कीम्स ले सकते हैं। जब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स नहीं होंगे, आपकी सब्सिडीज देने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम लोगों को अपना टैक्सेशन नेट बढ़ाना है तो हमें डीबीटी के ऊपर और फोकस करना पड़ा। और जब तक वो चीजें, जब तक वो स्टॉप गैप यूसेजेस नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं जयेश जी आ रहा हूं आपके पास। वीरपाल जी, मैं राजेश्वर जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि राजेश्वर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेश्वर जी, 20 साल पहले मैं ये बात पल्लव पाल जी से पूछ रहा था, 20 साल पहले ये बात थी कि पीएसयू को बेचना है, और 20 साल तक बात चलती रही और अंततः हमें पीएसयू को बेचना पड़ रहा है। तो क्या हम इसमें कोई बड़ा आमूलचूल सुधार नहीं कर सकते थे?
सिस्टम है, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, हम न तो अमेरिका है और न हम बहुत अनडेवलप्ड कंट्री में आते हैं। अमेरिका में तो क्या है कि आप यू कैन गवर्न, क्योंकि अमेरिका में क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी स्ट्रांग है। अब आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा पीएससी की जरूरत नहीं पड़ती। भारत एक ऐसी चीज थी कि भारत में पीएससी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली आया, तब जो प्राइवेट प्लेयर थे, चाहे वो टाटा हो चाहे बिरला हो, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सके या इस टाइप की इंडस्ट्रीज को सस्टेन चला सके। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज में कहीं प्रॉफिट भी हो सकता था, कहीं लॉस भी हो सकता था, और उसको ग्रोथ कराने के लिए आपको सोशल सेक्टर का देखना था। तो हमारे पास तो जो हमें जो समझ में आता है, दूसरा ये क्या होता था, बेंचमार्क है। मान लीजिए एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक रेट निकालता है कि दिल्ली से बॉम्बे की जो फ्लाइट है 4000 रुपए की जाएगी। तो उसकी जो फ्लाइट है अगर 4000 रुपए की जाएगी, तो कोई अच्छी जगह वाले जेट एयरवेज वाला कहेगा कि मेरी सर्विसेज अच्छी है, तो 5000 रुपए कर लेगा। और उसके बराबर वाली जो मान लीजिएगा गो या दूसरे वाले कहेंगे नहीं कि हम भी 4000 रुपए या 3500 रुपए में हम कर देंगे। तो एक बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए हमारे जैसे कंट्री में बड़ा जरूरी था। तो हमारे यहाँ कंट्री में ऑल ऑफ सडन कार्टेल बन जाता है। और कार्टेल बनने का क्या होता है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं उससे फायदा उठाकर कॉमन आदमी को बड़ी मुश्किल होती है उसको कर पाना। मान लीजिए आज की डेट में सारी एयरलाइन जो है प्राइवेट सेक्टर में आ जाती है, तो अब आपके पास कार्टेल है। अब आप जिस भी रेट पे करेंगे उस रेट पे हमें आम जनता को जानना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब उसको कोई अच्छा माने क्या बुरा माने, क्या कितने भी साल का कह सकता है, इतने सालों से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, सारी बातें कह सकता है पॉलिटिकल इसमें एरेना में। लेकिन अब आपके पास उस कार्टेल को रोकने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उतनी इफेक्टिव नहीं है। जैसे भी आप मोबाइल पे देख लीजिए, मोबाइल हो या दूसरे क्या सिस्टम हो, उन्होंने सबने 28-28 दिन का काम कर दिया कि आपको महीना 28 दिन का बना दिया। अब वो 28 दिन से 30 दिन कराने के लिए बड़ी मुश्किल का काम हो गया कि 28 दिन के महीने को आप 30 दिन का महीना कराओ। इतना लंबा संघर्ष चला है, इतने वर्षों संघर्ष चला है कि अब जाके महीने को 30 दिन का माना गया है। हाँ, आप समझिए ना क्यों, क्योंकि हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इफेक्टिव नहीं है। यही काम अगर अमेरिका में होता है, अमेरिका डेवलप कंट्री हो गई ना, वहाँ ये बड़े काम बड़े आसानी से हो सकता था। वहाँ आप इस ढंग की चीजें करने में आपको दिक्कत आती है। क्या सारे प्राइवेट प्लेयर थे, वहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी स्ट्रांग है। और वहीं की बात नहीं है, इंग्लैंड में भी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटी, फ्रांस में भी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो डेवलप कंट्रियां हैं उनके यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो काफी इफेक्टिव है। हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी इतनी इफेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पाती। उससे सेवरल रीजन गिनाए जा सकते हैं, 200 रीजन बताए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जरूरी था कि जो पीएसयू का कॉन्सेप्ट है वो रखा जाए। अब आ गई जी दूसरी बात, हम पीएसयू बेचने के अलावा हम धीरे धीरे इसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो डेवलप कंट्रियों का पैटर्न है। डेवलप कंट्रियों का पैटर्न ये है कि हम बिजनेस करने के लिए नहीं आए। जो हमारे यहाँ लगातार वर्तमान सत्ता में लोग कह रहे हैं हम जो है बिजनेस करने के लिए थोड़ी बने। और जो हमने जो बचपन में पढ़ा या अपने कॉलेज टाइम तक पढ़ते रहा कि हम पीएसयू बिजनेस करने के लिए नहीं बनी थी। सोशल सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो डिप्राइव्ड सेक्टर थे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनी थी। इसके साथ साथ उनका बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी था। जैसे रेलवे है, इनके दोनों कॉन्सेप्ट आपस चलते थे। अब लेकिन जो अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि हम उन डेवलप कंट्री के मुकाबले जा रहे हैं, और अच्छी बात है। मैं भी मानता हूँ और शायद दुनिया के सारे लोग मानते हैं कि सरकार जो है बिजनेस करने के लिए नहीं, हमारे राजा महाराजा होते थे, बादशाह होते थे, उनके जमाने में सरकारें बिजनेस नहीं करती थी। ये अलग बात है कि चाइना की कुछ सरकारें लगातार बिजनेस करती थी और बड़ा सक्सेसफुल रही थी। उनका बिजनेस से बड़ा इंटरफेरेंस था और बिजनेस उन्होंने बड़े सक्सेसफुल अभी भी कर रही है सर, और सक्सेस है उनका। जीडीपी बहुत हाई है दुनिया में। नहीं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान से आप पहले भी जाइएगा ना, चंगेज खान के जमाने में भी जाइएगा, उस जमाने में भी जाइएगा, तो बिजनेस करते थे वो सरकारें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो कॉन्सेप्ट कहने के लिए, लेकिन आपके साथ साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी मजबूत बना पाओगे क्या, जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है विद इन द इतने शॉर्ट एनफ टाइम में। हो सकता है 10 साल में हम एजुकेटेड अच्छे हो जाए, हम अपने राइट के प्रति जागरूक हो जाए, हमारी डे टू डे अफेयर्स की जो चिंताएं कम हो जाए, शायद हम लोग हमारे यहाँ भी सब चीजें हो पाए। फिलहाल जो मुझे लगता है जो एक पैसे का क्या है, अभी तो क्या हो रहा है कि जो पैसे का जो आपका जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जितनी आपको पैसे चाहिए वो पैसे जो नहीं मिल रहे हैं, उस शॉर्टफॉल को मीट आउट करने के लिए
पब्लिक पीएसयू को धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कि पब्लिक में परसेप्शन है। सरकार ये कह नहीं रही है, पब्लिक में परसेप्शन नहीं है। और सरकार का कहना ये है कि हमें फंड, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। हम लॉन्ग टर्म हम जो है लीज आउट कर रहे हैं, डीके बता रहे हैं, हम उससे फंड रेज कर रहे हैं, जिससे कि हम उस फंड से पब्लिक के वेलफेयर को देख सके। हो सकता है कि जो सरकार का कहना हो ज्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि सरकार एक उस एंड पे है जहाँ उसके पास हमसे ज्यादा डाटा होते हैं, हमसे आपसे किसी से भी ज्यादा डाटा होते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक स्ट्रेटेजिकल उनका स्ट्रेटजी भी बनी हुई होती है। हो सकता है हमसे ज्यादा ठीक कह रहे हो, और अगर सरकार की जो बात है हम ढंग से माने और बात अगर ठीक है तो हमें पीएसयूज को कन्वर्जन में हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जयेश गुरनानी, देखिए बजट, आप भी सरकार में रहे हैं, बीजेपी है अब सरकार में, बजट ऐसा बजट आए कि एक जो गरीब आदमी है, एक आम इंसान है, उसका घाव जो है उस पर मलहम का काम करे। और वो बजट एक उम्मीदों में है, एक कहीं कल्पनाओं में है, सपनों में है, लेकिन हकीकत में उसका उतना मुफीद हो पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है जब भी हम बजट के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वह भारत देश में निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। संपत्ति के विभाजन में जो असमानता है, मैं एक कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 10% आबादी जो है इस हिंदुस्तान की, उसके पास 57% संपत्ति है, वह अमीर आबादी है, और जो 50% गरीब आबादी है उसके पास मात्र 13% संपत्ति है। तो यह जो अमीर और गरीब की जो लड़ाई है और इनके बीच में जो खाई है वह निरंतर रूप से बढ़ती जाती है। जब भी कोई नया बजट पेश होता है, और सरकार जो है वह पता नहीं क्या उनकी नीति है, क्या नियत है कि वह इन पर कुछ भी लगाम नहीं कसती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वह कोविड काल रहा हो जहां पर पूरा असंगठित क्षेत्र जो है वह निस्तो नाबूद हो गया, परंतु जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने अपनी संपत्ति 2 गुना तो किसी ने 8 गुना कर ली। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और मैं ध्यान केंद्रित भी करना चाहूंगा जो हमारे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आपको इस बात बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम गरीब को भी मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय को अमीर, ये जो सफर है हम किस प्रकार से लेकर के जाएं। और जहां तक बात रही कल जो बजट पेश होने वाला है, तो उसमें देखने लायक रहेगा कि जो समाज के विभिन्न विभिन्न वर्ग हैं, आखिर उसको इस बजट से क्या फायदा मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान आते हैं कि जब वो कोई स्टार्टअप खोलती हैं, जब वो कोई बिजनेस करती हैं, तो क्या उन्हें लोन मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट, और किस प्रकार से उन्हें प्रमोट किया जाएगा, यह एक देखने वाली बात रहेगी। देखना पड़ेगा कि आम नागरिक जो है, आम नागरिक को इस बजट से क्या फायदा मिलता है, क्योंकि जो उनका इनकम टैक्स का जो स्लैब रहता है क्या उसे इंक्रीज किया जाएगा, नॉन टैक्सेबल इनकम का जो स्लैब रहता है, तो क्या आम आदमी को इस प्रकार का फायदा सरकार दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। और एक तथ्य मेरे सामने यह आया था कि 75 इयर्स के अबाव जो भी सिटीजन्स रहते हैं उन्हें इनकम टैक्स भरने से छूट दी गई है। और मेरा यह मानना है कि जब रिटायरमेंट की एज जो है वह 62 और 65 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर आखिर 75 इयर्स को क्यों मापदंड रखा गया है। आप सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो 62 क्रॉस कर लेते हैं उन्हें इनकम टैक्स भरने से छूट दी जाए। तो इस प्रकार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं इस समाज के, उन्हें भी फायदा पहुंचाया जा सकता है बजट के माध्यम से। और जो विभिन्न उद्योग हैं, आखिर उद्योग जो है वो हमने देखा कि कोरोना काल में क्या हालत हुई है उद्योगों की, तो इन उद्योगों के लिए सरकार क्या करने वाली है यह भी देखना पड़ेगा। किस प्रकार से व्यापार जो है उसको प्रमोट करने वाली है सरकार। हेल्थ जो है सबसे एक इम्पोर्टेंट इशू है। हमने देखा कोविड काल में कि अस्पतालों की कमी साफ तौर पर हमें दिखी। हमें दिखा कि अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और औषधियों की कमी है। तो क्यों ना सरकार जो है अपना और भी फंड जो है वह स्वास्थ्य के जो इश्यूज हैं उन पर खर्च करे, हॉस्पिटल्स जो हैं वह ज्यादा से ज्यादा बने। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण एक सामने आता है वह है शिक्षा
शिक्षा के लिए सरकार क्या करने वाली है वह भी देखने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर सरकार जो है वह कितने नए स्कूल, नए कॉलेजेस खोल रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि शिक्षकों की कमी जो है वह हिंदुस्तान में होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, टीचर्स निरंतर कम होते जा रहे हैं। तो किस प्रकार से बजट के माध्यम से जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षक आए, ज्यादा से ज्यादा टीचर जो हैं वह आए और अपनी सेवाएं दें, बच्चों को पढ़ाएं, तो किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक परिवर्तन आने वाला है, आना चाहिए, वो बजट के माध्यम से किस प्रकार से सरकार लेकर के आती है, यह सब देखने लायक रहेगा। पर अभी तक तो सिर्फ निराशा ही हाथ आई है इस आम आदमी के, क्योंकि आज निराश मत होइए, कल तक का इंतजार कीजिए। वीरपाल जी, देखिए वर्तमान जो सरकार है उसमें एक एक व्यक्ति बड़े खांटी संघर्ष से गुजर कर आया है, प्रधानमंत्री से लेके हर एक मंत्री तक, हर एक सांसद तक, और उनको पता है, हर एक व्यक्ति को पता है कि संघर्ष, जमीनी संघर्ष क्या होता है, आम आदमी की समस्या क्या होती है। और हमेशा इसका बार बार उल्लेख भी किया जाता रहा है कि सरकार का हर एक व्यक्ति, हर एक पदासीन व्यक्ति संघर्षों से, लंबे संघर्षों से गुजर कर आया है। तो फिर ये कैसे अब तय हो कि जब इतने सारे संघर्षशील लोग बैठे हैं सरकार में, तो कहीं आम आदमी का संघर्ष वो कम कर दें, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए। नहीं, संघर्ष तो उनकी कम करने का तो प्रयत्न सरकार का हमेशा रहता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे अधिक उद्देश्य होता है उनका। ये तो आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा। लेकिन एक मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई अडानी अंबानी की जो इनकम है वो इतनी गुणी बढ़ गई, वो डेटा दे रहे थे। और एक मेरे भाई बोल रहे हैं कि जितनी भी हमारी PSUs है या दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, उनमें जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक मतलब देश की तरक्की नहीं होगी। क्योंकि यदि हम उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोजगार जनरेशन नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो, पहले हमारे देश में पहले नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर है, और दूसरे नंबर पे MSME है। और जिनका सरकार को हर समय प्रयत्न रहता है कि हम इन कंपनियों को, इन छोटी इंडस्ट्रीज को कैसे बूस्ट करें, कैसे बूस्टिंग करें। तो कैसे होगा सर? हुआ तो नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में लगभग 10-11-12 करोड़ आदमी MSME जॉब करते हैं, जो अपनी प्रति दिनचर्या कमा रहे हैं, और जिनको इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो वहां तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा और उन इंडस्ट्रीज को उठाना ही है। यही तो एक बहुत बड़ा पहलू है कि उधर एग्रीकल्चर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोजगार मिलेगा, रॉ मटेरियल आएगा, इंडस्ट्री चलेगी, उधर लिंक है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकंड नंबर पे MSME है, जो हर लेवल की, हर स्तर की, हर क्षेत्र में हर तरह का आदमी चला सकता है और अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो यही तो एक इकोनॉमी को बूस्टिंग करने का तरीका है, और यही सरकार कर भी रही है। आप देख भी रहे हैं कि हर बार अपनी, जैसे कोरोना काल में आपने देखा, पहला वो आपका इतना जबरदस्त कोवेरिएंट आ गया, फिर आपका ओमिक्रॉन आ गया, फिर डेल्टा वेरिएंट आ गया, फिर वो उसकी बात। चलिए मैं आपकी बात पूछ लेता हूं, आपने जो कहा मैं पूछ लेता हूं। राजेश्वर जी, देखिए ये कह रहे थे वीरपाल जी कि MSMEs को और एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए एफर्ट सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा कि FPOs पे क्या हुआ। FPOs तो वही हैं जहां थे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। मैं राजेश्वर जी आपसे जानना चाहता हूं, देखिए वीरपाल सिंह जी कह रहे थे कि MSMEs को और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं 5 लाख करोड़ डाले गए FPOs में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। आज भी आप देख लीजिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो कहीं समझ एक विकसित होनी थी, वो ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो पाई है। जो घोषणाएं हैं वैसी की वैसी थी।
आज भी रजिस्टर्ड एफपीओस को आप देखेंगे तो उनकी संख्या बहुत कम है। साल पहले 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी और अब लगभग 600-700 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कुछ काम कर रहे हैं और सरकार उनको बराबर बढ़ावा दे रही है। ये आपको मालूम है कि भाई उनकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग के आधार पर उनका नेटवर्क डेवलप करती है, उनको कोल्ड स्टोरेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रही है। मैं जान लेता हूँ सरकार बहुत बूस्टिंग। ये राजेश्वर जी अर्थशास्त्री हैं, ये इन सभी विषयों में इनको पकड़ है, ये जानते हैं, गंभीरता से बता देंगे। राजेश्वर जी देखिए चंद्रशेखर जी, अगर हम बात करें कि इफेक्टिवली पैसे का यूटिलाइजेशन तो जमीन पे कोई बहुत ज्यादा दिखलाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हमेशा माना जाता है कि जैसे आप ब्रॉडकास्ट करते हो उसका जो एक्चुअल टेलीकास्ट एक मिनट या आधे मिनट के बाद आता है, ये भी मान सकते हैं कि जो सरकार ब्रॉडकास्ट कर रही है, जो पैसे दे रही है, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो है आने में 2-3 साल लगेंगे, तो माना जा सकता है। क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम को आप इफेक्टिवली जब तक यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इन चीजों को जमीनी स्तर पे नहीं लाएंगे, आम आदमी का फायदा उससे नहीं होगा। आप क्या है उसको 5 लाख करोड़ कह दीजिए, या 10 लाख करोड़ कह दीजिए, या 50 लाख करोड़ कहने दीजिए, वो फिगर्स कहने के लिए तो बड़े अच्छे लगती हैं और हमें सुनने में भी अच्छा लगता है जब हम बजट सुनते हैं और जब हम घोषणाएं सुनते हैं, लेकिन वो इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाई। चाहे एमएसएमई की बात करें, उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। प्रैक्टिकल की बात करें, हो सकता है कि जो सरकार जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद ठीक हो, इफेक्टिवली उसका इम्पैक्ट बाद में दिखलाई दे। हम लोग इम्पैक्ट देख लेते हैं, 1-2 साल पता चल जाता है कि इम्पैक्ट भी आता है कि नहीं आता है। क्योंकि इम्पैक्ट आने के लिए जो आपने शेड्यूल बनाया होगा या वर्किंग बनाई होगी या फ्लो चार्ट बनाया होगा, उस फ्लो चार्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या वो ये बात बता सकते हैं? क्या एक फ्लो चार्ट बनता है ना कि आप 5 लाख रुपए यहाँ लगाओगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा, इससे कुछ लोग डिवेल हो जाएंगे, कुछ लोगों को इम्पैक्ट आएगा। एक तरीका होता है पूरा, आप जब कोई भी काम करने जाते हैं तो आप पूरा चीज बनाते हैं कि रुपए यहाँ से आएंगे, इस जगह पर लगेंगे और इससे लगने के तरीके ये है, इसके पहुँचने के बाद ये पैसा इस जगह पहुँचेगा, इसके बाद इस पर, और इसको हम जो मॉनिटर ऐसे ऐसे करेंगे। जो मॉनिटर करना, लगना पैसा, उसका कोई चार्ट है क्या? कि हम लोगों को जो फाइनल जो हम आउटपुट देखते हैं, हम तो फाइनल आउटपुट वाले स्टाइल पे हम लोग तो तब मानते हैं जब एक्चुअल जो यूजर है उसके पास पैसा पहुंच गया और वो उसको यूटिलाइज कर पा रहा है, या उसकी ग्रोथ हो रही है, या उसको कहीं इफेक्टिवली कुछ चीजें दिखलाई दे रही है। वो स्टेज अभी मुझे नहीं लगता और धरातल पे कहीं हम लोगों को दिखलाई दे रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो ग्रोथ होगी। जब एक कहते हैं ना कि बच्चा पैदा होगा तो बड़ा तो हो गई, लेकिन वो बच्चा जो एक पैदा हो और एक उसको सिस्टमेटिक बड़ा किया जाता है, अच्छी जगह एजुकेशन देके सिस्टम से उसको खाने पीने की व्यवस्था, प्रोटीन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, दूसरी चीजों की व्यवस्था की जाती है, उससे जो ग्रोथ होती है वो अलग ग्रोथ होती है। और एक ग्रोथ तो नॉर्मल प्रोसेस है, जो अभी तक जो चीजें दिखलाई दे रही है वो नॉर्मल ग्रोथ दिखलाई दे रही है। मान लीजिए कोविड के कारण, कोविड हटने के कारण से या लोगों की एक्टिविटी बढ़ जाने से कुछ ग्रोथ होगी, लेकिन क्या वो ग्रोथ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को इफेक्टिवली लाने के कारण हो रही है? वो बात अभी तक एज इकोनॉमिक या एज ए थोड़ा कॉमन आदमी से ऊपर मान उठते कि लॉजिकली सोचे तो हम लोगों को दिखलाई नहीं दे रही। देखिए, ये आपने कहा वीरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एफपीओज में फंडिंग हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या अभी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास? अभी तो नहीं है ना सर सक्सेस स्टोरीज। नहीं, सक्सेस स्टोरी तो बहुत हैं, जिनको देखो, जिनको इकोनॉमिक हेल्प दी गई है, जिनको बजट दिया गया है कि भाई आप बूस्टिंग करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, अपना आप और कुछ मत बताइए, आप 10 सक्सेस स्टोरी बता दीजिए। अरे आप एक बता दीजिए सर। आप एमएसएमई को देख लीजिए। अरे सर एक बता दीजिए मुझे। एक एमएसएमई में ये भी तो बताइए, एमएसएमई को तो देख लिया, उसमें क्या देखें? फील्ड को ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए। अभी देखिए, आप देख लीजिए, अभी बल्कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि घोषणा ही किया प्रधानमंत्री ने, और कुछ भी नहीं किया है। डेवलपमेंट जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, रोड से कनेक्ट की जाएंगी और उसके लोकल उत्पाद के आधार पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। तो ये डेवलपमेंट, देखिए वीरपाल जी देखिए, ब्लू रिवोल्यूशन की बात की जा रही थी। मैं आपको बताऊं, अगर सीप के लिए
पॉइंट्स भी अगर किसान के पास है ना सर, तो वो सर फाइलें लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, उसको कहीं भी वो ब्लू रिवोल्यूशन के बड़े बड़े बुकलेट आप पढ़ सकते हो उनको अच्छे से। राजेश्वर जी आप सुन रहे होंगे मेरी बात को, तो सर वो ब्लू रिवोल्यूशन के बड़े बड़े बुकलेट आप पढ़ लेते हैं, उनके पढ़ने से क्या हो जा रहा है बताइए। राजेश्वर जी मैं आपके पास, पल्लव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजेश्वर जी से जवाब जान लेता हूं, सर उस ब्लू रिवोल्यूशन का क्या हुआ बताइए आप। मैं बताता हूँ आपको, आ रहा हूं मैं वीरपाल जी आपके पास। हाँ ठीक है पढ़ लिया, लेकिन इफेक्टिवली हमें, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इफेक्टिवली हमें कहीं दिखलाई नहीं दे रहा। ठीक है, और कहीं तो दिखाई दे सर। आप जैसे बार बार हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी ले रहे हैं कि जी अडानी जी ने करा, उनको करे, उन लोगों के जरूर गोडाउन अच्छे बन गए, उनकी गोडाउन की बात हम करें, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री से गोडाउन की बात करें, मैं कोई पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्री से गोडाउन की, लेकिन क्या एमएसपी में क्यों वास्तविक में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इफेक्टिवली मिल गई, उनका यूटिलाइजेशन आज भी राजेश्वर जी आज भी नाबार्ड में और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक किसान, साधारण किसान फाइल लेके नहीं जा सकता कि मुझे कोल्ड स्टोरेज अलॉट कर दीजिए इतने मेट्रिक टन का। उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं कंसल्टेंस के पास 5 लाख रुपए 2-4 लाख रुपए लेके जाने पड़ेंगे। आप छोटी सी बात समझिए, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वो बैठा बैठा घर बैठे अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल ये बात नहीं, आपकी बात सही नहीं है। देखो अभी हमारे शुरुआत में भाई बोल रहे थे कि हमें ऑनलाइन रिटर्न अपना टैक्स फाइल करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनको भाई कमीशन एजेंट से बचाने के लिए तो ऑनलाइन करा गया है। वीरपाल जी अप्लाई करना अलग बात है आदरणीय, मैं आपसे वीरपाल जी निवेदन करूंगा, अप्लाई करना अलग बात है और वीरपाल जी देखिए, वीरपाल जी आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, चुनिंदा लोगों को ही होता है। जय जी सुन लीजिए, वीरपाल जी आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले देश के भी नागरिक हैं, और मुझे लगता है कि आप खांटी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस इलाके से आप आते हैं, तो ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किसान को उतना सुलभ नहीं हुआ है समय जितना हो जाना चाहिए था। लोकतंत्र के 7 दशक बाद किसान की परेशानी वही की वही खड़ी है। हो सकता है आपने अच्छे काम किए, हो सकता है आपने अच्छी योजनाएं लाई, लेकिन योजनाएं सर सुन लीजिए फिर आप जवाब देना। योजनाएं लाए हैं आप, काम किया है आपने, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई है सर अभी तक। तो आप धरातल पर क्यों नहीं उतर रही, आप बताइए। डीबीटी क्या है? हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ। अरे सर ये बड़ी पुरानी बातें हो गई। आवश्यकता जिस आदमी के पास जानी थी उसको 10 पैसे पहुंच रहे हैं, और अब यदि किसी को 2 रुपए मिल रहे हैं तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहे हैं। अब कोई बीच में है नहीं, कौन कह रहा? ये भी तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है भाई। देखो इतनी बड़ी आदमी को 1000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, या 1000 रुपए रोजगार का उसका भत्ता बैठ रहा है, या उसकी 2 दिन की मजदूरी उसको डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं। पल्लव जी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो क्या ग्रास रूट लेवल पे उतनी इफेक्टिव हुई जितनी बुकलेट में दिखती हैं? बिल्कुल एकदम शाइनिंग चमकदार। आप किसान सम्मान निधि देख लीजिए। अरे सर मैं आ रहा हूँ, वीरपाल जी आ रहा हूँ। मैं आपके यहाँ पे 5 पॉइंट बोलूंगा। मैं कुछ राजेश्वर जी से कुछ अग्री भी करता हूँ, कुछ डिसएग्री भी करता हूँ। जब उन्होंने कहा कि हम सोशल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए पीएससी को यूज करते हैं, हम लोगों ने तो पिछले 1.5 साल का अपन एक फिगर लेते हैं। सर बीएसएनएल हमें कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, इसको हमने 1,27,700 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है, और वो फिर 33,200 करोड़ रुपए मांग रही है, ठीक है। कब तक हम अपने सोशल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पैसा क्या देते रहेंगे? पहली बात, जो सोशल सेक्टर की बात हो रही थी, सोशल सेक्टर की ग्रोथ की बात हो रही थी, क्या हम समाज के तौर पे कब तक हम बैसाखी को यूज करते रहेंगे? हम कब तक सब्सिडी का यूज करते रहेंगे? उन सब्सिडियों का क्या यूटिलाइजेशन और क्या यूटिलाइजेशन होता है ये किसी को नहीं मालूम। मैं वीरपाल जी को एक चीज बता दूंगा, भारत के अंदर बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में 10.5 लाख करोड़ कैश पड़ा हुआ है, 10.5 लाख करोड़ कैश, ठीक है, जो कि सरकार ने बोला हुआ है कि बांट दो, ठीक है। क्यों नहीं बैंक बांट रहे? बैंक क्यों नहीं बांट रहे? बैंक इसलिए नहीं बांट रहे क्योंकि उनको इस इकोनॉमी से विश्वास नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पे और सब्सिडी से विश्वास नहीं है।
क्यों क्यों ऐसा क्यों बताइए? ये तो आप बताएंगे ना सर, वो कहाँ से बताएंगे, तो आप बताएंगे सर। वीरपाल जी एक फाइल लेके ना बैंक के जाके, मैं बैंकिंग सेक्टर का इंसान हूँ, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, आर्थिक चीजों का ज्ञाता हूँ। अगर आप एक मुद्रा की फाइल लेके जाएंगे बैंक में, आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। मुद्रा की सिर्फ फाइल लेके जाइए बैंक के अंदर, आपको आपके जवाब खुद मिल जाएंगे। भारत में आज भी 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर में फालतू पड़े हैं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। राजेश्वर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इनकी जो फाइल बनाई जाती है और जो उसके पैसे जमा कराए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी जो फाइनेंशियल सैंक्शन है बहुत आसानी से उनको मिल जाती है? अगर वहां चुनाव ना हो, वहां फोटो ना खिंचवानी हो, तो क्या ये सब हो जाता है आराम से? देखिए, ये बात तो आप तय मानिए कि जो आज से 10 साल पहले नहीं होता था, जितना मुश्किल थी, अगर हम आज से 10 साल पहले को रैंकिंग दे दे, 10 की दे दे, तो आज इस रैंकिंग में आप उसको नंबर 6 या 7 दे सकते हैं। जो पहले के मुकाबले कुछ चीजें क्या हुआ है, अब आप बहुत सी चीजें कंप्यूटराइज सिस्टम पे आ गए। अब बहुत सी चीजें आप एक सिस्टम के थ्रू रूल करने लग गए। तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो रोल होता था वो काफी कम होने लग गया है। जो हर्डल क्रिएट करने का पहले के मुकाबले कम होने लगा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बड़ा इजी हो गया है, और खास करके क्योंकि ऐसा है, हमारी जो कॉमन जनता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या जो इस ढंग के काम करते हैं, उनके जो लीडर, कुछ जो उनको क्या कहते हैं, उनको जो प्रेरक है या जो उनको मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी बात छोड़ दे तो अधिकतर लोगों को ये पता भी नहीं होता है इसको करना कैसे है। वो एजुकेटेड नहीं है। दूसरा, वो बड़े फ्रेंडली नहीं है आपके नए कंप्यूटर सिस्टम से या आपके नए सिस्टम से, तो वो भी कहीं ना कहीं से उस मायाजाल में फंस जाते हैं। तो प्रैक्टिकली सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो आज से 25 साल या 30 साल पहले उसको 10 नंबर का माने जो 10 नंबर की दिक्कत थी, आज की डेट में उस दिक्कत को आप 6 या 7 के रैंक पे ला सकते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट सर यही हुआ है राजेश्वर जी, यही तो बात चल रही है, ये नहीं है। यही तो बात चल रही है कि जो संभावनाएं हैं वो दृढ़ता में तब्दील नहीं हो पाई, चलिए हो नहीं पा रही। लेकिन क्या है कि आप एडेड एडवांटेज जो आपको नए सिस्टम से मिल रहा है, जो आपके क्या कहते हैं, जो नेट सिस्टम या वाईफाई सिस्टम या दूसरे जो अपने कंप्यूटराइज सिस्टम या आपकी फाइल लोडिंग करने के लिए सिस्टम बन गया है कि आपको इस टाइम तक फाइल लोडिंग करना है, आपको इस टाइम तक बताना है। ये बात जरूर है कि अभी भी उसमें बहुत से लूपहोल निकाल दिए गए हैं लोगों को, लेकिन फिर भी एक कॉमन आदमी को काफी सुविधाएं होने लगी है पहले के मुकाबले। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं होने लगी है जितनी कि आप समझे कि बहुत आसान हो गई है जिंदगी। पल्लव जी, छोड़िए, आप मतलब 10 में कभी 5 नंबर पर भी नहीं पहुंचे ना आप। हाँ, ये बात तो बहुत आसान तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये बात, लेकिन आप काफी आसान हो, और वो भी इसलिए हुए हैं टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, आप ये नहीं कह रहे कि आपने लोगों का माइंडसेट या कल्चर बदल दिया है, कुछ हद तक बदला होगा, लेकिन माइंडसेट, कल्चर, जो ब्यूरोक्रेसी या रेड टेपिज्म का था, वो बहुत अधिक नहीं बदला है। और उसको कहीं ना कहीं से हमें बदलने की बहुत जरूरत है। जब हम माइंडसेट और वो सब चीजें बदलेंगे, तब इफेक्टिवली ये जो चीज है 5 नंबर से नीचे आएंगी। और अगर ये 2-3 के आसपास चलती रहे तो मैं मान सकता हूँ कि काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट हुआ। पल्लव जी, हाँ जी, बोल। ये जो जमीनी हकीकत है ये कुछ और है, जिंदगी उतनी आसान नहीं है, और जो कहीं योजनाएं हैं वो धरातल पे बिना बैसाखियों के दौड़ के चल जाएं, ये मुनासिब अभी नहीं हो पा रहा है। और दोष किसी का नहीं है, सरकार का, लेकिन जो एक बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो कहीं नजर नहीं आती है। आती है बातों में, भाषणों में आती है, लेकिन धरातल पे बिना बैसाखी के सरकारी योजनाएं चल जाएं, ये मुनासिब नहीं हो पा रहा है। इसके 3 कारण हैं। आ रहा हूं मैं वीरपाल जी। पहला कारण ये है कि जो दृढ़ शक्ति ऊपर दिखाई जाती है, वो दृढ़ शक्ति इम्प्लीमेंट कराने के लिए बोला नहीं जाता जी। गवर्नमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ और होता कुछ है।
राजेश सर जो भी 5 नंबर दे रहे थे मैं 7 नंबर दूंगा। दूसरी बात जी, सब बैंकिंग सेक्टर के सोशल रिफॉर्म अगर वो बहुत था वो थोड़ा टॉपिक है तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जैसे कि आपने लगातार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओ लोगों सेक्रेटरी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और जब तक इनको गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम के अंदर नहीं आएगा तब तक ग्रोथ रेट। ठीक है, वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जो कह रहे थे अभी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। आप ये बताइए, ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है, ये बेनिफिट है या नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट है या नहीं है? या किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों के खाते में एग्जैक्ट तो आप भी जानते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ये बताइए ये डायरेक्ट बेनिफिट है नहीं? ये तो सर देखिए आम आदमी का फंडामेंटल राइट है सर, ये तो फंडामेंटल राइट है। भूख से उसको नहीं मरने दिया जाएगा सर, उसको अन्न तो उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपका टेक्निकल जवाब ले लेता हूं राजेश्वर जी से। राजेश्वर जी इसका टेक्निकल आंसर आप दे दीजिए। देखिए किसान सम्मान निधि जो जा रही है टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो गए और आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके लिए आप काबिल तारीफ है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री काबिल तारीफ है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और डायरेक्ट भेजा। आप ये भी उसमें फिर भी आप उसमें ये नहीं कह सकते वो 100% इफेक्टिव है, अभी भी उसमें आप ये नहीं कह सकते 100% इफेक्टिव है, लेकिन काफी हद तक और काफी चीजें तो ऐसे। अब रह गई ये 80 करोड़ लोगों को देना, अनाज देना। अब मेरे को आज तक सोचा 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ गरीब है क्या? फिर इसका मतलब यही हुआ लोगों के पास सामान नहीं है क्या? हाँ। 80 करोड़ जो मुझे लगता है कहीं फिगर इस कोरोना के कारण में उनको भी तो हेल्प दी जा रही थी ना। अच्छा हुआ 130 करोड़ नहीं मुझे नहीं पता कि उस फिगर में कुछ है या 80 करोड़ लोग गरीब है या 80 करोड़ लोगों को अनाज चाहिए होता है। इस जैसे मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ी जब शायद कहीं ना कहीं फिगरों में कुछ हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन हो या कुछ रीजन है, स्टैटिकली फिगर मुझे बहुत ज्यादा डाइजेस्ट मुझे नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम 130-35 करोड़ उसमें से 80 करोड़ लोगों को अगर हमें अनाज फ्री में देना पड़े तो हमारी सफलता में तो नहीं गिना जाता। इसलिए ये मानना, जो मेरा मानना ये है कि 80 करोड़ की फिगर कहीं कुछ चीजों को साथ मिला के आई है या 2 फिगरों को एक साथ जोड़ करके आ गई है, जिसके कारण से लगातार गलती हो रही है और लगातार ही हर प्लेटफॉर्म पे आ जाता है कि 80 करोड़ की फिगर कहीं ना कहीं मन में लगता है कि ये अगर 80 करोड़ को दिया जा रहा है तो वाकई में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अच्छा 130 करोड़ को नहीं दिया जा रहा है। वीरपाल जी 80 करोड़ लोगों को अगर उपलब्ध करवाया जा रहा है, देखिए राजेश्वर जी जैसा कह रहे हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है। नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ कोरोना के कारण जो लोग एमएसएमई में या इंडस्ट्री में काम करते थे, सारी इंडस्ट्री बंद होगी, सब लोग घर बैठ गए। जो डे टू डे अपने कमाने वाले थे या भाई अपने एसएमई में काम करते थे, तो उनके तो परिवार को चलाने के लिए और सरकार के पास इतना बड़ा स्टॉक था कि उन लोगों को मदद दी जाए। तो उनका आपकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता है सच में ये कि आप रोजगार नहीं सर देखिए, जो लोग काम सर कर रहे थे उनको आपने घर पे बिठा दिया और आप मुफ्त उनको राशन दे रहे हैं। इतनी बड़ी सफलता तो शायद ही किसी सरकार की रही होगी। और आपने आखिरकार माना तो सही कि 2 लॉकडाउन में आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया है कि आखिरकार आपकी सरकार को ही राशन मुहैया कराना पड़ रहा है। आखिरकार आप स्वीकार कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। पर ये आप समझिए ये सफलता नहीं है, ये असफलता है। आप इतने सीना छोटा करके घर से बता रहे हैं ना, तो ये सफलता नहीं है, सबसे बड़ी असफलता है, सबसे बड़ी धता है सरकार के ऊपर। तुमने 60 साल राज किया, लेकिन इस देश को नीचे को लेके क्या तुम अपने मुकाबले 60 साल राज किया पर कभी लॉकडाउन नहीं लगाया। अरे तो आपके यहाँ महामारी नहीं आई सर, ऐसी बातें मत कीजिए जय जी। आपके कार्यकाल में क्या महामारी आ गई थी? आप कैसी राजनीतिक बयानों में कैसी बात करते हैं आप लोग? पल्लव जी ठीक है, उनको आवाज नहीं आ रही। राजेश्वर जी ये देखिए आपने ये जो सवाल उठाया, बड़ा इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों के पास अगर अनाज पहुंच रहा है तो ये बड़ी संख्या हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो गई है।
देखिए अनाज पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, फ्री का अनाज पहुंच रहा है, फ्री का अनाज पहुंच रहा है। आप जो बात करें, देखिए अनाज पहुंचना ना तो बड़ी अच्छी बात है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, सारी चीजें। मुझे लगता है कहीं ना कैलकुलेशन हो गया, सेम फिगर को राज्य सरकार ने भी काउंट कर लिया, केंद्र सरकार ने भी काउंट कर लिया, कहीं ना कहीं डबलिंग हो गई है, क्योंकि इतनी फिगर जो है डाइजेस्टेबल नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब हमें अपरेंटली डाइजेस्ट होती, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं, तो आए स्टैटिकली कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पा रही है। हमें लगता है शायद वो फिगर में, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पर लगातार एक ही चीज को बार बार बोलते जा रहे हैं, इसलिए वो एक तरीके से एक्सेप्टेबल हो गई कि 80 करोड़ है, क्योंकि वो फिगर कहीं ना कहीं कुछ और फिगर होगी तो कम से कम 80 करोड़ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि हमारे 80 करोड़ लोग गरीब हैं। और दूसरा, जहाँ तक हम ये बात कहें कि सारे के सारे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो है घर बैठ गए थे, जिनके खाने की व्यवस्था हमें करनी पड़ी, वो मानने लायक काबिल मतलब जैसे मानने लायक बात नहीं समझ में आती। फिर भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, आपको डाटा होंगे तो आप सच कह रहे हो, और हो सकता है वो सारी फिगरें बिल्कुल ठीक आ रही हो, लेकिन हम लोगों को उसको लॉजिकली और डाटा वाइज चले तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। वीरपाल जी एक वो दुष्यंत कुमार ने कहा है कि मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर ये शर्त भी है एक लंबी प्यास से गुजरूं, और किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर मैं वक्त के जलते हुए इतिहास से गुजरूं। बड़ा अच्छा बोला आपने। बहुत बढ़िया उदाहरण आपने दिया, अच्छी बात है। 80 करोड़ के ऊपर जरा राजेश्वर जी थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, चिंतित भी हो रहे हैं, और उसको तर्क को मान नहीं रहे हैं। तो ये अब ये आज खोज हुई है इस डिबेट में कि भाई 80 करोड़ को कैसे मिलाइए, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। और मैं शुरुआत में कह रहा था वीरपाल जी कि ये हमारे देश के विकास की उछाल है, फाइलों में बंद आंकड़ों के इंद्रजाल है। तो ये आंकड़ों का जो इंद्रजाल है, ये आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है। आम जनता को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, एक थोड़ी सी झोंपड़ी में उसके घर में थोड़ी रोशनी हो जाए, उतनी मुट्ठी भर कहीं बिजली चाहिए, और उसको पानी चाहिए, उसका हलक कहीं कंठ सूखे नहीं, इतना बस चाहिए भर। अब उसके लिए बहुत बड़े इंद्रजाल में उसको कहीं ज़रूरत नहीं है समझने का। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हर सरकार को, इस सरकार में तो सभी लोग संघर्ष करके गए हुए हैं, सब जानते हैं कि चाय की कीमत क्या है, पानी की कीमत क्या है, जीवन की कीमत क्या है। तो यहाँ पे आम जीवन को सुलभ होना चाहिए, ये हमारा आपसे प्रश्न भी है और कहीं एक गुजारिश भी है। मुझे जवाब देना? हाँ जी, नहीं, आप जवाब क्या देना है, आपको तो करना ही है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हो भी रहा है। आप हर फील्ड को देख लीजिए, चाहे गरीबों के लिए घर देख लीजिए, चाहे गरीबों के नल से पानी देख लीजिए, चाहे उनकी खाने की सुविधा देख लीजिए, चाहे उनकी हेल्थ की सुविधा देख लीजिए, चाहे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह की बात देख लीजिए। मतलब हर फील्ड को टच किया जा रहा, हर फील्ड में विकास है, ये दिखाई दे रहा है जमीन पे, और जनता मान रही है। आप जमीन पे जाकर देख लीजिए, जनता से सर्वे कर लीजिए, सब लोग मान रहे हैं हाँ विकास हो रहा है। लेकिन जो पिछले 2-2.5 साल से जो है बार बार कोरोना एक चैन को ब्रेक कर दे रहा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इकोनॉमी में। ये माननी पड़ेगी आपको बात भाई। हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को रोक ही दिया कि उनने कहा हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने कहा कि भाई तुम्हारे समय में ऐसी महामारी नहीं आई, ये तो 100 साल में एक बार आती है। प्लेग आया था जब शताब्दी शुरू हुई थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो 3 बार कोरोना का अटैक आ चुका, और सारी इंडस्ट्री बंद होगी, सब लोग घरों में बैठ गए, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गए, रोड बंद हो गए, दुकानदार घर में बैठ गए, बेचारे सभी की बेरोजगारी चली गई थी। लेकिन सरकार के प्रयास है, फिर आपकी इकोनॉमी गति पकड़ रही है, रोड पे आ रही है और प्रोग्रेस हो रही है। रोड पे नहीं आ रही, गति पकड़ रही है। रोड पे आना तो फिर अलग शब्द हो जाता है। नहीं मतलब करीब आप ये कह रहे हैं कि 8.5% रोड इकोनॉमी रोड पे आ रही है, ये तो मैं कह रहा हूँ, आपको तो नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं ऐसा। ये रोड क्या? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने आखिरकार सत्य स्वीकारा कि इकोनॉमी जो है वह रोड पर आ रही है, और अब इकोनॉमी तो रोड पर आ गई है। दिन में राजेश्वर जी,
ये जो कह रहे हैं कि इकोनॉमी रोड पे आ रही है, रोड पे वाकई में अभी तक रोड पे ही थी। आपने उनके वर्ड पकड़े हैं, इंटेंशन नहीं पकड़ी। उन्होंने कहा रोड का मतलब सही दिशा में चलने लग गई है। देखिए हम लोगों को दोनों बातें माननी चाहिए, तो सही दिशा में लेकिन रोड के ऊपर चलने लग गई है, तो डिरेल हो गई थी। वो ये कहना चाहते थे, डिरेल होने से हम उसको वापस ठीक से अब वो क्या आर्थिक गतिविधि सभी प्रोग्रेस हो रही है। अब आप देख लीजिए, आप सर्वे देख लीजिए, तो ये तो बहुत बड़ा काम है। ये आपको तो मालूम है, और एक्सेप्ट करे त्रिशूल जी, आप तो एक्सेप्ट करे, कह भी रहे हैं। नहीं, देखिए वीरपाल जी, निश्चित रूप से देश की प्रगति हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं ना, वो बार बार हावी हो जाती हैं, और जब ऐसे विषम परिस्थितियां होती है ना, तो उसकी और सरकार से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और उन्हीं उम्मीदों को हमारा ये दायित्व है यहाँ बैठकर कि हम उन उम्मीदों की बात करें, उन उम्मीदों पर सवाल करें और आपसे पूछें कि उम्मीदें कैसे पूरी होंगी, और इसमें कोई गुनाह नहीं है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने राजेश्वर जी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनप्रेसिडेंट था, मतलब ऐसा महामारी शायद 1925-26 हम पढ़ते हैं, शायद 1925-26 में आई थी, जिसमें भी कई माना जाता है कि 60 लाख से अधिक लोग मर गए थे। इस जमाने में 60 लाख से अधिक लोगों को मरना एक अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब इस जमाने में मुझे लगता है कि 20-30 टोटल पॉपुलेशन होती है, जिसमें 60 लाख लोग मर गए थे, ऐसा माना जाता है। तो जो भी महामारी आई वो कोई बहुत छोटे स्केल की महामारी नहीं थी। दूसरी बात, हम चाहे कितना भी बोल रहे हैं, एज अपोजिशन में जो वाले लीडर जरूर बोल लेते हैं कि आपके हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं था। आपके देखिए इंतजाम क्या होता है, आपके मन में जैसे मान लीजिए कि आपका स्टूडियो में 5 आदमी का इंतजाम होगा, आप अगर 7 विजिटर आ गए तो हो सकता है 2 बढ़ा लो, लेकिन अचानक आपके 15 आदमियों को कहोगे पैनल बना लो तो आपके पास इंतजाम नहीं होगा। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक बात है। सरकार बहुत सी चीजों में इंतजाम में उतनी फिट नहीं आई, क्योंकि वो साइज बहुत बड़ी, उस साइज को मैनेज करना अच्छे से अच्छे जैसे डेवलप करती है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था, और इसके लिए सरकार काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल उन सब चीजों में करी कुछ गलतियां हैं, हाँ। और उन गलतियां आपको भी दिखाई देती है, हमें भी दिखाई देती है, बीजेपी के प्रवक्ता को भी दिखाई देती है, हाँ। हमारे साथ बैठे हुए जैसे अपने पल्लव जी है उनको भी दिखाई देती होंगी। ये कुछ गलतियां हैं, जो गलतियां शायद क्योंकि शायद पहली बार की बात थी, या उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं था, या एक्सपोजर नहीं था, या उनके पास जो सूचनाएं नहीं राजेश्वर जी देखिए, बीजेपी जब सत्ता में आई ना, तो पहले तो 1-1.5 साल तक यही कहते रहे कुछ नेता के हम आंदोलन करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। दरअसल उनको सहज होने में भी वक्त लगा कि भाई हम सत्ता में हैं, हम क्यों विरोध करेंगे, हम तो फैसला लेंगे। लेकिन वो कहते रहे क्योंकि वो सहज नहीं हो पाए, उनको सहज होने में वक्त लगा कि नहीं भाई विरोध नहीं कर सकते। भाई आप ये देखिए चंद्रशेखर जी, 7 साल में कांग्रेस ही कहाँ सहज हो पाई थी, हाँ। वो भी अभी अपने आप को, और ये भी सहज नहीं हो पा रहे हैं, इनको भी लगता है हम सत्ता ही चला रहे हैं अभी तक। कांग्रेस को जो अपोजिशन का काम करना चाहिए, सड़क की लड़ाई जो बीजेपी करती थी वो नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही, वो खांटी विरोध नहीं कर पाई कांग्रेस, वो खांटी विरोध कांग्रेस नहीं कर पाई जो बीजेपी कर लेती थी। सिलेंडर उठा के या कहीं सड़क पे बैलगाड़ी चला के वो नहीं कर पाई कांग्रेस, और ये कमी रही है। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। वीरपाल जी, जयेश गुरनानी जी, पल्लव पाल जी, राजेश्वर जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। उम्मीदें आम आदमी की बहुत ज़्यादा हैं, और सरकार के प्रयास भी उस पर कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर हैं, लेकिन उसके बीच में एक खाई है कि आम आदमी को ये समझ में आए कि आंकड़ों के इंतजाल के अलावा कुछ सुलभ हो रहा है, उसके घर तक बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी मुनासिब हो रही है, इससे बड़ी उसके लिए कोई और बात नहीं है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।